हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल, कैसे तुम मस्त हो। तो मेरे प्यारे भाई, आज से हम आरआरबी ग्रुप डी का जो 2025 में पेपर हुआ था उसका सारा शिफ्ट के क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। मैथ में जितने भी शिफ्ट बने 101 शिफ्ट के सारे सवाल मैथ्स के हम यहाँ आपको करवाने वाले हैं। ओके, तो आज हम सबसे फर्स्ट डे का जो एग्जाम हुआ था 27/1/2025 आरआरबी ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट, जो कि टाइमिंग था 9 से 10:30। ये लेवल 1 की जो स्टेज फर्स्ट की जो जॉब है ये आरआरबी ग्रुप डी का, इसमें हम आपका सॉल्यूशन मैथ का करवाने वाले हैं। सारे मैथ्स का क्वेश्चन मिल जाएंगे शिफ्ट 1 का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन आज हम यहाँ करवाने वाले हैं मैथ का। डेट देख लो 27/1/2025। ये सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट माना गया है। ठीक है ना, ओवरऑल जो जितने भी शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हो भाई कि आपको स्क्रीन पर सवाल दिखेंगे, पहले आपको सवाल को सॉल्व करना है, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर सवाल आ चुका है। ठीक है, तो सवाल देखिएगा, सवाल पढ़िएगा। सवाल है क्या? तो सवाल है 3 पाइप ए बी सी एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। कहा गया है कि 3 पाइप है। कौन कौन से पाइप हैं? 3 पाइप ए बी और सी, 3 पाइप है। तीनों पाइप एक टैंक को कितने कितने सेकेंड मिनट में भर सकते हैं? तो ए जो है 40 मिनट में भर सकता है, बी भर सकता है 20 मिनट में और सी भर सकता है 30 मिनट में। ठीक है, यहां तक सवाल आप समझे कि ए बी सी 3 पाइप है, जो कि ए 40 मिनट में टैंक को फुल करता है, बी 20 मिनट में टैंक को फुल करता है, सी 30 मिनट में टैंक को भरता है। ठीक है, जब टैंक खाली होता, जब टैंक को खाली कर दिया जाता है तो तीनों पाइप को खोल दिया जाता है। जब टैंक को खाली करके तीनों पाइप खोला जाता है तो ए बी सी क्रमशः रासायनिक विलयन पी क्यू आर, ए जो है वो पी विलयन को बाहर निकालता है और बी जो है क्यू विलयन को बाहर निकालता है और सी आर विलयन को बाहर निकालता है। ठीक है, बोला है कि ए बी सी पी क्यू आर विलयन डिस्चार्ज करता है। ठीक है, तो 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव्य में विलयन क्यू की अनुपात क्या है? तो 9 मिनट के बाद क्यू में कितना अनुपात बचा है द्रव्य का? ठीक है, तो सुनना, जो अभी क्यू जितना अभी भी क्यू ही डिस्चार्ज कर रहा है, क्यू ही बाहर निकाल रहा है, तो 9 मिनट के बाद भी क्यू ही बाहर निकालेगा, है कि नहीं? जैसे मान लो एक टैंक है, एक टैंक में 3 छिद्र है। ठीक है, 3 गो छेद है। मान लो यहां से 2 यूनिट पानी निकलता है, यहां से 3 यूनिट पानी निकलता है, यहां से 4 यूनिट पानी निकलता है। ठीक है, तो 9 मिनट के बाद भी तो यही 3 यूनिट निकलेगा ना। इस छिद्र की कैपेसिटी 3 यूनिट की पानी को बाहर निकालना है, तो 9 मिनट के बाद भी 3 यूनिट ही पानी निकलेगा। तो आइए कैसे करते हैं इन सवालों को, देखिए। तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि बोला है कि ए बी सी इसको इतने मिनट इतने मिनट इतने मिनट में भर सकते हैं, तो तीनों का आप एलसीएम ले लोगे, कितना आएगा? तो मानते हैं कि ए बी सी की कैपेसिटी कितनी है, तो मान लेते हैं 120 है। ऐसा नंबर मानो जो इससे 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 आसानी से कट जाए। ऐसा नंबर मानो जो इससे इससे और इससे आसानी से कट जाए, 120। तो 120 इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, टैंक की कैपेसिटी है। तो मानते हैं कि टोटल 120 यूनिट भरना है। तो अगर 40 मिनट में 120 यूनिट भर रहा है किसी टैंक को, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? तो कहोगे कि 3, कहोगे कि 3, कहोगे कि 3 मिनट 3 यूनिट भरेगा। यानी कि अगर 40 मिनट में 120 यूनिट टैंक को भर रहा है, मानते हैं, तो 40 मिनट में अगर 120 यूनिट टैंक को भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 3 यूनिट। अगर कोई टैंक 20 मिनट में 120 यूनिट फुल करता है तो 1 मिनट में कितना फुल करेगा? तो 6 यूनिट।
अगर कोई टैंक 30 मिनट में 120 यूनिट फिल करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा? तो कहोगे 30 चौक 20 से इनके 4 यूनिट है कि नहीं? ये यूनिट जो है एक रेशियो है, तो रेशियो को हम यूनिट दिखा देते हैं। आप रेशियो को 4, 6, 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई आप बताओ कि ए कितना डिस्चार्ज कर रहा है, पी, बी कितना डिस्चार्ज कर रहा है, क्यू, सी कितना डिस्चार्ज कर रहा है 1 मिनट में? तो कहोगे आर। तो आपसे पूछा है कि 9 मिनट में क्यू कितना डिस्चार्ज करेगा, तो 1 मिनट में जितना डिस्चार्ज करेगा वही तो 9 मिनट में वही ना करेगा जी। जैसे 1 मिनट में 6 यूनिट निकाल रहा है पानी, तो 9वां मिनट में भी वो 6 ही यूनिट पानी निकालेगा। तो क्यू हमेशा टोटल का कितना निकालेगा? मान लेते हैं टोटल कितना है, 4, 6, 3, 9, 4, 13। टोटल अगर 13 है तो क्यू कितना निकाल रहा है? बी कितना निकाल रहा है? बी कितना निकाल रहा है? तो कहोगे बी निकाल रहा है क्यू, और क्यू है कितना, 6। तो टोटल 6/13 हिस्सा निकाल रहा है, इनके 13 का 6 हिस्सा क्या कर रहा है, निकाल रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है। कौन? तो क्यू कौन कर रहा है? तो बी कर रहा है कि नहीं? तो 6/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि ए डिस्चार्ज कितना कर रहा है, अगर इसी सवाल में आपसे क्या पूछ लेता, तो अगर आपसे पूछता कि द्रव में बिलियन पी का अनुपात कितना है, तो बिलियन पी का अनुपात कितना है? टोटल 3 है, तो बिलियन टोटल 13 है, और पी कितना निकाल रहा है? 3। पी है क्या? तो ए जो निकाल रहा है वही ना पी है भाई, तो पी है क्या? तो 3/13। अगर आपसे पूछता सी का, तो आर का पूछता कि आर का क्या अनुपात है, तो 4/13 है कि नहीं? बेसिकली आसान क्वेश्चन है ये। चलो अगला सवाल देखते हैं और समझते हैं। आपको फटाफट सवाल सॉल्व करने हैं भाई, ये नहीं कि आपको इतना देर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फटाफट सवाल सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? ठीक है ना? जो चीजें समझानी होगी हम समझाएंगे, इतना ज्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे, नहीं तो फिर आपका सेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इतना हम गारंटी लेते हैं। समझ गए ना? अगर इतना समय देंगे तो सेट कंप्लीट जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? इनके हमको 1 घंटा में आपको बढ़िया से समझा भी देना है और सेट भी कंप्लीट करना है, ठीक है ना? चलिए आ जाइए, अगला सवाल देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर ही दिया गया है, ठीक है ना? क्या है तो सुनिएगा। बोला है सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसके शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। तो उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, तो उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। सवाल एक बार बढ़िया से पढ़िएगा। सवाल क्या है? सवाल बोला है सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है ना? यहाँ पर सोनिया का शादी कितना हुआ था? सोनिया की जो शादी हुई थी वो 15 वर्ष पहले हुई थी, 15 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर है? आगे क्या है? बोला है कि उसकी वर्तमान आयु, सोनिया की जो वर्तमान आयु है, सोनिया की जो वर्तमान आयु है उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 है। यानी कि उसका जो वर्तमान आयु है ना, प्रेजेंट एज जो है, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज जो है वो शादी, उसकी शादी का, उसका मैरिज आयु का 5/8 गुना है। शादी के आयु का 8/5 गुना है। शादी के समय का जो आयु है उसका 8 बटे कितना है? 5 गुना है, ठीक है ना? यानी कि m को इधर लाओगे तो आप क्या देखोगे कि तो m/p यानी कि 5/8, यानी कि अगर प्रेजेंट एज 8 साल है, अगर प्रेजेंट एज 8 साल है तो मैरिज के टाइम वो कितनी रही होगी? 5 साल की रही होगी। अगर प्रेजेंट एज 8 साल है, अगर अभी वो 8 साल की है तो शादी के समय वो कितना रहा होगा? शादी के समय वो 5 साल का रहा होगा। अरे भाई
हम m को यहाँ लेके आए हैं, p को यहाँ और इसको उधर लेके आए हैं। आप चाहो तो m को यहाँ ले आओगे तो p बटे m हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर अभी सोनिया की 8 साल है तो उसकी शादी के समय, मैरिज के समय सोनिया की आयु 5 वर्ष की है कि नहीं। तो आगे क्या बोला है वो सुनना। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी है, और ये भी कहा गया है कि सोनिया 15 वर्ष पहले, सोनिया क्या कहा, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। सोनिया की जो शादी है वो 15 वर्ष पहले हुई थी, यानी कि इसमें अंतर कितने का है, तो 15 वर्ष का, यानी कि 15 वर्ष पहले हुई थी शादी, यानी कि 5 का ही मान क्या है, 15 वर्ष पहले हुआ था, है कि नहीं। 15 वर्ष पहले शादी हो गया, 15 वर्ष शादी कब हुआ, 15 वर्ष, उसकी शादी 15 वर्ष पहले हो गई। तो सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई, तो सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई, तो शादी तो यहाँ हुआ और 5 यहाँ, तो शादी तो 5 ही ना हुआ, 3 गुना शादी का, 3 गुना। तो आप कहोगे कि सोनिया क्या होगा, 8 से 24, है कि नहीं। यार शादी का एज है कितना, हमको ये बताओ, अंतर कितना का, कितना समय, 3 का अंतर, 3 का मान कितना है 15, 3 का 5 गुना तो 8 5 40, तो प्रेजेंट एज सोनिया कितनी है, 40 साल है। तो सोनिया की प्रेजेंट एज अगर 40 साल है तो बोला है उसकी बहन, उसकी सिस्टर जो है, उसकी सिस्टर क्या है, 8 वर्ष छोटी है। तो अगर कोई कोई मान लो कि 8 वर्ष छोटा है, अगर मान लेते हैं आज हम किसी से 8 वर्ष छोटे हैं, तो आगे भी जाके 10 साल बाद या 20 साल बाद भी तो हम 8 वर्ष छोटे ही ना रहेंगे। तो सेम वही कहानी है, सोनिया की जो प्रेजेंट एज है वो 40 साल है, सोनिया की जो प्रेजेंट एज है वो 40 साल है। तो सोनिया की बहन जो है, सोनिया की बहन सिस्टर, उसकी भी एज सोनिया से 8 साल कम है। तो सोनिया की अगर 40 साल है तो उसकी सिस्टर की कितनी होगी, तो 32 साल, सिस्टर की कितनी होगी, 32 साल। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, चलो अगला सवाल का सवाल है कि P बराबर 6 Q बराबर -3, तो इसका मान आपको निकालना है। सुनना क्या है, P बराबर 6 Q बराबर -3, तो आपको निकालना क्या है, PQ -3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस QQ। ठीक है, इसका मान आपको निकालना है। ओके, इसका मान आपको निकालना है। ऑप्शन 4 है, देख लीजिए 4 ऑप्शन है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसमें सिर्फ और P और Q का मान ही आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। ओके, तो आप P और Q का मान पुट करो। जब P का मान पुट करोगे 6 का क्यूब कितना होगा, तो 6 का क्यूब आपको याद होनी चाहिए 216। जब P की जगह पर 6 पुट करोगे, 6 का स्क्वायर 36 है, 36 का 3 गुना करोगे, 30 का 3 गुना होगा 90 और 6 का 3 गुना होगा 18, यानी कि 108। 108 ओके, कहोगे हाँ, ठीक है ना। प्लस 6 18 प्लस Q का मान -3 पुट करोगे तो यहां माइनस हो जाएगा और -9 हो जाएगा। क्लियर, प्लस Q का मान -3 पुट करोगे, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस का 7 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। प्लस Q -3 है तो -3 का क्यूब करो, क्यूब करो तो 3 तिया 9 तिया 27, लेकिन 3 बार किए हो तो यहां पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, -27। देखो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, भाई 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 भाई, और कुछ कट रहा है नहीं ना, तो 9 बच जाएगा। ये सॉल्व होगा, कितना बचेगा 9,
ये सोल्व हो कितना बचेगा 9। तो अब यहां कर लेते हैं, तो ये बचेगा 108। 108 प्लस 9 कितना होगा 8 9 8 17, 117। ठीक है 117। ओके 117 पॉजिटिव में 117 आएगा आंसर। ओके इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना था। ओके चलो देख लो भाई, समझ में आ गया सभी को। चलो खाली वैल्यू पुट किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखिएगा, ये आपके सवाल के ही जो क्वेश्चन, ये आप ही के ग्रुप डी के क्वेश्चन ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टेन थीटा बराबर 12/5, 12/5 ये ना है, कहोगे हाँ। तो सेक थीटा का मान पूछता है, तो सेक थीटा का मान पूछता है, क्या भाई ये आप नहीं कर लोगे? ऐसा सवाल आया है, देख लो। तो ये होता है P, ये होता है B, और आपको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट बताए हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करो कि 5 12 और 13 होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर ये ट्रिपलेट याद नहीं तो कैसे करेंगे? तो आप करोगे कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h निकालने के लिए आप अंडर रूट कर दोगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। ओके 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना 25 का अंडर रूट, 5 4 9 1 6 9 आएगा अंडर रूट, 1 6 9 का 13, h का मान कितना आ गया 13। तो अब h का भी मान निकालो 13। ठीक है ऐसे निकाल सकते हो। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये p होगा, ये b होगा, ये h होगा। ठीक है ऐसे कर देना, ठीक है ना। तो याद रखो, ट्रिपलेट याद रखो तो बढ़िया है। तो h का मान कितना होगा 13 होगा, क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो h का मान कितना होगा 13 होगा। ठीक है और सेक थीटा होता कितना है, तो b बटे h बटे b, h बटे b, h है कितना 13, b है कितना तो कहोगे 5, 13/5 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? हम ये h क्यों निकाले? h हमको निकालना था, अगर हमसे cot थीटा पूछता तो h नहीं निकालते, बस इसको उल्टा करते, क्योंकि cot थीटा जो होता है 1/10 थीटा होता है, यानी कि cot का उल्टा 10 होता है, 10 का उल्टा cot होता है। 10 पूछता तो h हमको निकालना नहीं पड़ता, हमको केवल जब sec पूछा है तब हमको h निकालना पड़ेगा, क्योंकि sec में होता है h/p, h हमको दिया हुआ नहीं है, p भी दिया हुआ है, h हमको दिया ही नहीं है। p का मतलब होता है लंब, b का मतलब होता है आधार, और h का मतलब होता है कर्ण। ओके इतना तो आपको आता होगा अगर आप सेट लगा रहे हो तो। चलो अगला सवाल देखिएगा, फटाफट करना है, ठीक है ना। जिसमें समय देना होगा उसमें समय देंगे, जिसमें समय देना नहीं होगा उस समय नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि जिसमें समय देना होगा उसमें समय अवश्य देंगे। चलना सवाल है 1/20 और 10/40 का कितना प्रतिशत है? 1/20 जो है 10/40 का कितना प्रतिशत है? का कितना, ये पूछा है सवाल, कितना प्रतिशत है? यानी 1/10 जो है वो 10/40 का कितना प्रतिशत है? जिसका जिसका जिससे बेस वैल्यू, जिससे बेस वैल्यू को हमेशा नीचे रखो, बेस वैल्यू को हमेशा नीचे रखो। तो किससे, किसका है? तो 10/40 का, 10/40 का जो निकालना हो उसको ऊपर रखो। क्या निकालना है? 1/20, यानी कि 1/20 10/40 का। हम आपको बोल रहे हैं कि बेस वैल्यू को हमेशा नीचे रखना है, बेस वैल्यू को हमेशा। बेस वैल्यू पहचानेंगे कैसे? तो जिससे ये सब शब्द हो तो उसको बेस वैल्यू मानते हैं। जो आपसे पूछ ले, जो पूछे उसको ऊपर रखो, और इनटू परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पूछा है कि 1/20 10/40 का कितना परसेंट है? किसका? तो 10/40 का, यानी कि 10 टोटल कितना है 10/40, उस 10/40 का 1/20 कितना है, कि टोटल नीचे और जो है सो ऊपर। तो 1/20 इंटू ये 100 कर देना है, ठीक है। तो अब देखो 40 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में, आएगा 1/5, 1/5 इंटू 100%। अब 5 से काटोगे तो 20% आपका आंसर, ठीक है ना, 20% आपका आंसर। ओके
ओके, जैसे यहीं पर आपको सवाल पूछ लेता, यहीं पर आपको सवाल पूछ लेता कि मानो 100, मानो 40 100 का कितना प्रतिशत है, 40 100 का कितना प्रतिशत है, तो टोटल 100 है, तो 100 का 40 कितना है, तो इंटू 100 करोगे तो कहोगे सर जी 40% है, कितना है 40% है। ये आप, ये कॉमन बातें हैं, ठीक है, ये आनी चाहिए सबको। चलो, नहीं आता है सीख लो। अगला सवाल है कि एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत, इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में दिख रहा होगा, एक क्लास के 26 स्टूडेंट की औसत आयु, एक क्लास की 26 स्टूडेंट की औसत आयु 26 वर्ष है। यानी कि एक क्लास के 26 स्टूडेंट का ना, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो कितनी है, और यहाँ पर एवरेज लिखते हैं, तो 26 छात्रों का एवरेज कितना है, कहोगे सर जी 26 बोला है, 26 वर्ष। और क्या बोला, यदि यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए, मानते हैं कि एक शिक्षक आया है, मानते हैं कि एक शिक्षक आया है, मानते हैं कि एक शिक्षक आया है, मानते हैं कि एक शिक्षक आया, ये क्या है, ये टीचर है, नंबर ऑफ टीचर, नंबर ऑफ टीचर, एक शिक्षक आया है, मानते हैं कि एक शिक्षक आया है, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ टीचर, ठीक है, नंबर ऑफ टीचर, एक टीचर है, नंबर ऑफ टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नीचे लिखते हैं ये नंबर ऑफ स्टूडेंट और ये नंबर ऑफ टीचर। मान लेते हैं कि 26 स्टूडेंट का एवरेज, यहां एवरेज लिखते हैं 26 है, एक टीचर शामिल हुआ, जैसे ही एक टीचर शामिल हुआ तो यहां पर नंबर लिखेंगे, नंबर्स ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि टोटल पर्सन कितने हो गए, जैसे ही एक टीचर शामिल हुआ, पहले 26 लोग थे, अब कितने लोग हो गए, तो 26 और एक 27 लोग हो गए, तो 27 का एवरेज कितना है, तो बोला है कि जब टीचर शामिल हुए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 हो गई, जब पूरे समूह का औसत आयु कितनी हो गई 27, पहले औसत आयु कितनी थी 26 थी, अब कितना हो गया 27 हो गया, यानी कि 27 व्यक्ति का औसत आयु कितना है 27 है। ओके, यहां तक क्लियर। तो जो मास्टर आया है, जो टीचर आया है, उसकी आयु कितनी है, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो रिवर्स डिविजन लगाएंगे। देखो, अगर आप एक कंसेप्ट समझो, ए और बी, अगर ए को 20% बढ़ाते हैं, बी को भी 20% बढ़ाते हैं, तो ओवरऑल ए प्लस बी कितना बढ़ता है 20%। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, ये कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए अभी तक, कहोगे हाँ। तो उसी प्रकार से मान लेते हैं कि ये 26 ना होके, ये 26 ना होके ये 27 माइनस 1, मान लेते हैं कि ये 27 है, अरे भाई ये 26 है ना, तो मानते हैं कि 26 नहीं है 27 है, 27 है, 27, तो ये भी, अगर ये 27 है तो ये भी 27 होगा, कहोगे हाँ, तभी तो एवरेज 27 आया है कुल का, कहोगे हाँ। अगर ये 27 है तो ये भी 27 होगा, तभी तो एवरेज 27 आएगा, कहोगे हाँ। लेकिन क्या 27 है, तो कहोगे नहीं ये 26 है, तो 26 किसे होगा 27 माइनस 1, 26 किसे होगा 27 माइनस 1, यानी कि 26 का एक कम है, 26 का एक कम है, 26 स्टूडेंट का एक एक कम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 26 स्टूडेंट का एक एक जोड़ देंगे, है कि नहीं, 26 स्टूडेंट का एक एक कम है, तो 26 स्टूडेंट का एक एक जोड़ देंगे, ठीक है, हमको बैलेंस करना है ना, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस करना पड़ेगा। और जिसका आप निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो, टीचर का निकाल रहे हो, तो उसमें बांट देंगे, टीचर कितना है एक है, तो एक में बांट देंगे, बांटने का मतलब डिवाइड कर देंगे, बस अब इसको सॉल्व कर लो, 27 और 26 गुने 1 26, 27 और 26 कितना होगा 7 6 13, 3 2 5 53, यानी कि टीचर की जो आयु है वो कितनी है 53 साल की है, टीचर की जो आयु है वो कितनी है 53 साल की है। ओके, क्लियर यहां तक, चलो। जो सवाल नहीं, सवाल क्या है, 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी कुछ स्पीड रही होगी, ठीक है ना। एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को एक ही दिशा में चल रहा है, इसका स्पीड कितना है, तो इसका स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका स्पीड दिया हुआ, इसका स्पीड दिया हुआ नहीं है। तो इसको जो पार करती है ना, इसको पार करने में टाइम कितना लगता है, तो 45 मिनट का लगता है ना, 45 सेकेंड का इसको क्या लगता है, समय लगता है इसको पार करने में, ठीक है। तो बोला है, तो इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर, तो इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 440 मीटर रेलगाड़ी, 440 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे सवाल है। तो पहले हम ये तो देख लेते हैं कि इस रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है। तो यहां से हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले स्पीड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे स्पीड, तो मेरे भाई सुनना ध्यान से। 325 मीटर रेलगाड़ी, 325 मीटर लंबी रेलगाड़ी एस की स्पीड से चल रही है और इसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में एक व्यक्ति दौड़ रहा है, और व्यक्ति की जो स्पीड है 5 किलोमीटर है। तो अगर रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही है तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड यहां देखेंगे, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, कहोगे रिलेटिव स्पीड समान डायरेक्शन में घट जाती है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले का स्पीड घटा देंगे। तो बड़ा कौन सा है, तो ट्रेन की स्पीड बड़ी होगी क्योंकि ये इसको पार कर रही है ना, ट्रेन की स्पीड बड़ी होगी क्योंकि ये इसको क्रॉस कर रही है। तो तभी तो इसको क्रॉस कर पाएगी जब रेलगाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी। अगर रेलगाड़ी की स्पीड कम होगी तो इसको कभी कभी क्रॉस नहीं कर पाएगी। ओके, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, s-5, ठीक है। अब देखो ये तो किलोमीटर में आ जाएगा ना, किलोमीटर प्रति घंटा ना। हमको क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड। क्यों मीटर पर सेकंड चाहिए, क्योंकि हमको देखो मेरे प्यारे भाई मीटर में आंसर है, मीटर में रेलगाड़ी की डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। तो मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये मीटर पर सेकंड में आया है तो एस जो निकलेगा, याद रखना एस जो निकलेगा वो हमेशा अभी भी किलोमीटर पर आवर में ही निकलेगा, क्योंकि ये भी एस जो है ये किलोमीटर पर आवर ही है, ये भी किलोमीटर पर आवर है। तो ये नाम निकालेंगे तो एस हमेशा किलोमीटर पर आवर में ही निकलेगा, ठीक है ना। चलो इतनी बात ध्यान है, चलना अब आगे। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 45 सेकेंड का। तो आप यहां से ये आसानी से निकाल सकते हो ना, क्या। अच्छा डिस्टेंस क्या है, क्योंकि डिस्टेंस कितना जाएगा, तो एक व्यक्ति को एक ट्रेन पार करेगी तो अपने ही डिस्टेंस के बराबर ही डिस्टेंस तय करेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी जाएगी, 325 मीटर। तो यहां से हम निकाल लेते हैं कितना, तो कहोगे क्या कहोगे आप तो कुछ कह भी नहीं सकते हो ना। 325/45 सेकेंड कितना लग रहा है, 45 सेकेंड बराबर s-5 इंटू 5/18। यहां से करोगे कितना आएगा, बताओ। 5×9=25, 5×4=20, 5×7=35, 7×4=28 और यार ऐसे करो ना कि 5 से 9 बार में और 5 से 5×6=30, 5×5=25, 65/9 और यहां करोगे कितना आएगा, तो कहोगे सर जी यहां करेंगे तो 9 से ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, 9 से कट जाएगा सर जी ये 2 बार में, ठीक है। 5 से कट जाएगा सर जी ये कितना बार में, 13 बार में। 5 से कट जाएगा सर जी ये 13 बार में, तो 13 दूनी 26। तो यहाँ 26 बराबर s-5, 5 को इधर लेके आओ तो s का कितना होगा, 26×5 31। यानी कि ट्रेन की जो चाल है वो 31 किलोमीटर पर आवर हमने निकाल दिया, 31 किलोमीटर पर आवर हमने निकाल दिया।
अब आगे सवाल पढ़ो। अब सवाल क्या है, एक सवाल यहां से हमने क्या निकाला, फर्स्ट पार्ट से हमने निकाला केवल और केवल स्पीड। अब कह रहा है कि यही रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये रेलगाड़ी, यहां तक हम इसको मिटा देते हैं। अब ये जो रेलगाड़ी है जो कि 325 मीटर लंबी है, जिसकी स्पीड कितनी है, 31 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये है, ठीक है। चलो, ये एक विपरीत आती हुई रेलगाड़ी को जिसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी लंबाई है 440 मीटर। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 440 मीटर। तो ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन इसको कितने टाइम में पार करेगी, ये सवाल है। तो आपको अगर टाइम निकालना है तो पहले टोटल डिस्टेंस कितना करेगा। मान लो कि ये ट्रेन इसको पार करेगी, तो ये इसकी लंबाई भी जाएगी और अपने आप खुद की भी लंबाई जाएगी। अगर मेरे प्यारे भाई मान लो ये ट्रेन इसको पार करेगी, तो ये अपने लंबाई भी पार करेगी और ये ट्रेन की लंबाई भी पार करेगी, यानी कि लंबाई जुड़ जाएगा। तो लंबाई कितनी है, 325, और ये 440 डिस्टेंस हो जाएगा। इतना डिस्टेंस ये ट्रेन कवर करेगी और टाइम कितना लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 31 है, यहाँ 20 है, तो कितना हो जाएगा, तो 51। अब यहाँ जरूरत कितना आएगा, तो मेरे प्यारे भाई कितना आएगा, 5, 4 2 6 और 4 3 7 बटे 51। अच्छा, ये 51 किलोमीटर, 51 कितना है, किलोमीटर प्रति घंटा। ऊपर आंसर कितना है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर में ना, तो इसको भी मीटर में करना पड़ेगा। ये कितना पड़ेगा, 5/18 से गुना, ठीक है, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 18 चल जाएगा ऊपर, 18 चल जाएगा ऊपर। जब 18 को ऊपर भेजेंगे, ठीक है ना, तो 5 से करोगे, 5 से काटोगे 5 का 5, तो कितना बचेगा, 2 6 5 5 25, 15, 51 है, 3 5 15, 3 बार से ही कट जाएगा, 18 54, यानी कि 54 सेकेंड में, आंसर सेकेंड में देना था, इसीलिए 5/18 से गुना किए हैं, ठीक है। तो ये 54 सेकेंड में ये इसको पूरी तरीके से पार कर लेगा, यानी कि कंप्लीटली पार कितने सेकेंड में करेगा, तो 54 सेकेंड में। कितने सेकेंड में करेगा, तो ये रेलगाड़ी इसको पूरी तरीके से 54 सेकेंड में पार कर लेगी। ओके, चलो क्या है, तो अगला सवाल है, सुनना। स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शॉपिंग मॉल की ओर जाती है, यानी कि यहाँ अपने होम है और ये शॉपिंग मॉल है, तो स्मृति जो है शॉपिंग मॉल 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, यही ना है कि एक शॉपिंग मॉल जाती है कितने रफ्तार से, 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, और 69 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 69 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 69 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आ जाती है, ठीक है। तो पूरे यात्रा के दौरान, ये कंप्लीट यात्रा के दौरान इसका औसत चाल कितना होगा, एवरेज निकालना है। तो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि मान लो ए से बी किसी व्यक्ति को जाना है, तो मान लेते हैं ए से बी वो S1 की स्पीड से गई है और बी से ए फिर वापस आई है S2 की स्पीड से, तो इस केस में एवरेज जो होगा, औसत चाल जो होगा, औसत स्पीड जो होगा, वो हमेशा और हमेशा 2 इंटू S1 S2 बटे S1 प्लस S2 होगा। ओके, तो सेम कंसेप्ट यहां लगा देंगे, 2 इंटू 21 इंटू 69 बटे 21 प्लस 69। ओके, तो यहां करोगे तो 69 और 21 90, कितना 90, कोई दिक्कत 90। अब देखो 3 से काटो 30 बार में, 3 से काटो 3 7 21,
3 से काटो 10 बार में, 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो 7 दूनी 14 इंटू 23 बटे 10 हो गया। हाँ, अब देखो 14 को 23 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 14 दूनी 28, 280 और 14 तिया 42, तो 2 8 4 12, 2 और 1 332, कितना आया 332, 322, सॉरी 322, 322 और बटे 10 है तो यहां दशमलव दे देंगे, यानी कि एवरेज स्पीड कितनी आ गई 32.2 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, 32.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। चलो अगला करो, रफ कर दे चलना। ये शॉर्टकट है, ये ट्रिक है, और ये ट्रिक है, ये आप ये ना समझिए कंसेप्ट ही है, कंसेप्ट से ही कोई भी ट्रिक कहां से आती है, कंसेप्ट से आती है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आपको ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला वगैरह है, मान लो ये फॉर्मूला ही है, समझे ना, ठीक है ना। चलो इसको याद रखना, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं, कोई दिक्कत किसी को तो बोलो। अब देखो ये सवाल है कि निम्नलिखित में से 3:2 ऑप्शन है ए बी सी करके, ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऊपर देख लीजिएगा, ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि 53:38, 53:38 और क्या है 51:37, 54:36 और क्या है 52:34। ये जो है ना बोल रहा है कि 3:2 किसका समतुल्य है, किसका समतुल्य अनुपात है 3:2, इनमें से किसका अनुपात 3:2 आता है, सिंपल शब्दों में कहना ये है। तो कहोगे कि इन सब को काट के देख लेते हैं, जिसका अनुपात 3:2 है वही आंसर होगा, कहोगे हाँ। तो इतना काटे क्यों, पहले ऑप्शन से चेक करो टोटल का कितना है, टोटल अगर 3:2 है तो टोटल कितना है 5 यूनिट, टोटल 5 ना है, 3 2 5, तो यानी कि जो भी होगा वो 5 से कटने वाला होगा, टोटल जो भी टोटल होगा वो 5 से कटेगा। तो देखो यहाँ 8 3 11, 11 इकाई अंक 11 है, 11 तो 5 से कटता नहीं। अरे भाई 53 और 38 जोड़ोगे तो 8 3 11 5 3 8 है 91, 91 क्या 5 से कटता है नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 7 और 1 8, इकाई अंक 8 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 8 है तो 5 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। 4 2 6, इकाई अंक देखो यहाँ 6 है, इकाई अंक यहाँ 6 है, तो क्या ये 5 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन बचा सी, तो सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 4 10 और 5 3 8 और 1 9, देख रहे हो 90 आ रहा है। तो इन दोनों रेशियो का योग 90 आ रहा है, और यहाँ रेशियो का योग 5 आ रहा है, तो 5 से ये कट रहा है, 5 से 90 कटता है ना जी, तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका अनुपात 3:2 आएगा। आप चेक कर लो, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो ना। देखो 9 9 5 9 6 54, 9 चौक 36, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3:2 आ गया, हो गया हाँ, कहोगे हाँ। चलो ये ऑप्शन से कटने वाला सवाल है, ठीक है। चलो बोला है कि समान एमआरपी वाले एक जैसे वस्तु पर 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए जैसे स्कीम पर 10% की छूट है। बोला है कि 6 खरीदे और 4 मुफ्त पाए तो कितने प्रतिशत का छूट मिला, कितना परसेंट का छूट मिला है कि नहीं, कितना परसेंट का छूट मिला। तो याद रखना, मान लो कि अगर आपसे कभी भी बोले कि 4 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, 4 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, 2 फ्री पाओ, 2 फ्री पाओ, इसमें बताओ कितना का डिस्काउंट है। तो याद रखना ऐसे सवालों को क्या करते हैं कि जितना आपको फ्री है उसको ऊपर लिखो, कितना फ्री दिया, आपको फ्री दिया 2, और टोटल सामान आप कितना खरीद लिए, टोटल सामान हमने खरीद लिया 4 तो हमने खरीदा और 2
हमको फ्री मिल गया। टोटल हमने 6 खरीदा। कितने खरीदा? टोटल 6 खरीदा। तो इंटू 100 ये आपका क्या आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। तो कहोगे ऐसा, तो यहां पर निकालोगे तो 2 हमने मुफ्त पाया, टोटल कितना? 6 खरीदा इंटू 100 कितना आया? 2/3, 1/3 यानी कि 1/3 यानी कि 33.33% यहाँ। तो सवाल जो है, सवाल क्या है? सवाल सुनिएगा। सवाल है कि 6 खरीदे 2 मुफ्त पाए। 6 खरीदे, ये ना है नहीं, 6 खरीदे और 4 फ्री पाए। 6 खरीदे और 4 फ्री पाए। ये खरीदे, ये बाय किए और ये मुफ्त पाए 4। तो अगर हम इसको डिस्काउंट निकालना चाहते हैं, डी निकालना चाहते हैं, तो फ्री, जितना फ्री मिला है वो ऊपर, और कितना सामान हमको मिला है, तो टोटल 10 सामान मिला है इंटू 100 यानी कि 40% आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्काउंट। यानी कि आपको 40% का दुकानदार छूट दिया है। ओके, चलो अगला सवाल कैलकुलेटिव सवाल है, यानी कैलकुलेशन करने वाला है। इस टाइप के जो सवाल हैं, बोर्ड मार्क्स के जो सवाल है, एग्जाम में सबसे अंत में करने योग्य होते हैं। ठीक है, एग्जाम में बोर्ड मार्क्स के सवाल, एग्जाम में बोर्ड मार्क्स के सवाल लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है। लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है, याद रखना मेरी बात को। ठीक है, बोर्ड मार्क्स के सवाल जितने भी हैं उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो। ओके, चलो, लेकिन हमको बताना तो यहाँ पहले बताना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो चलो इसको सॉल्व करना है। आ जाओ, देखो सबसे पहले तो आपको मालूम ही होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं उससे पहले आप सबको क्या कर लो, फिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, सबको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 4 3 12 13/4, ये 13/4, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत यहां तक? और देखो 5 को काट लो, 5 15, 1/3, नीचे 1/3 आ गया। ठीक है ना, चलो अब आता है बोर्ड मास का रूल। अब आता है बोर्ड मास का रूल। सबसे पहले क्या करना है, बोर्ड मास का रूल आता है। बोर्ड मास का रूल, रूल क्या है कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मंझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, और इसको करने के बाद जब आप साइन में करोगे तो सबसे पहले डिवाइड, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। जोड़ और घटाओ में दोनों कंपैरेटिवली होता है। ठीक है ना, इस सीक्वेंस में आपको करने हैं। ठीक है, तो आइए पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो 5/2 में से 1/12 घटाओगे कितना आएगा? तो पहले बेस बराबर कर लो, घटा लो यार, घटाना है तो 6 दूनी 12, 6/30, यानी कि 30 में से 1 जाएगा, यानी कि 29/12। यहां जाएगा 29/12। क्लियर? क्योंकि हाँ एकदम क्लियर है। ठीक है, चलो अब 29/12 को 0.5 से गुना कर। 0.5 होता क्या है? तो आधा होता है, आधा से गुना करना है। 0.5 क्या होता है? हाफ होता है। हाफ को 29/12 से गुना करना है तो 29/24 आ जाएगा। ठीक है, 29 को 1 से करोगे, 12 को 2 से करोगे तो 29/24 आएगा। तो ब्रैकेट खत्म, 29/24। अब आगे, अब देखो इसको सॉल्व करना है, घटाना है। 5/4 में से 29/24 घटाना है, तो इसको 24 बनाओगे तो 8 6 चौक 24, 6 5 30, 6 चौक 24, 6 5 30, 30 में से 29 घटाओगे कितना आएगा? 1 आएगा, 1/24। ये घटा कितना आएगा? 1/24 घटा लेना, 1/24 आएगा। ठीक है ना, चलो अब देखो, अब ये ब्रैकेट भी खत्म हो गया। कहोगे हाँ, अब भाग देना है। भाग दोगे तो यहां गुना लगाओगे, इसको क्या करोगे? उल्टा कर दोगे, 24/1 कर दोगे। 4 छक 24, 13 छक
कितना 78, ठीक है ना। तो ऊपर कितना हो गया, तो ऊपर हो गया तिरछक 78/1/1/13, 3, ठीक है। अब देखो, अब होता क्या है, अब इसको इससे गुना करते हैं 78 × 3 और इसको इससे गुना करते हैं 1 × 1। तो 8 या 24, 7 या 21, 22, 23, यानी कि 234, 234 इज द राइट आंसर। ओके, चलो ये बोर्ड मास का सवाल है। सवाल दिख ही रहा होगा, सवाल देखिएगा, दो संख्याओं का महत्तम, दो संख्याओं का HCF कितना है, तो कहोगे दो संख्याओं का सर जी HCF है 18, ठीक है ना। LCM लघुत्तम कितना, दो संख्या का लघुत्तम कितना है, बोला है दो संख्याओं का महत्तम 18 है, लघुत्तम समापवर्तम 15, 12 है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो अन्य, तो इसके बीच जो बची एक संख्या है ना, तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करिए। तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। दोनों संख्या जो बचेगी ना, दोनों संख्याओं के बीच का पॉजिटिव मान आपको बताना है, दोनों संख्याओं के बीच का पॉजिटिव अंतर बताना है आपको। तो एलसीएम है कितना 15, 12। फर्स्ट संख्या कितनी है, तो फर्स्ट संख्या है हमारी, फर्स्ट संख्या है हमारी 126। तो आपको सेकेंड संख्या पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी जब तक आपको सेकेंड संख्या नहीं निकलेगी तब तक कैसे आप बता सकते हो कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कैसे। तो याद कर रखना कि अगर दो नंबर है, इफ टू नंबर, अगर दो नंबर है तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होगी अपने एलसीएम और एच एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा खुद के एलसीएम और खुद के एचसीएफ के, ठीक है, प्रोडक्ट के, ठीक है ना। कहोगे हाँ। तो हमको देखो, इन चार में से कोई भी तीन चीज देके कोई भी एक चीज आपसे पूछ सकता है। इस बार ये और ये और ये दे दिया, ये पूछा है, तो निकाल लो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होगा। 1512 गुने 18 बराबर 1206 इंटू सेकेंड नंबर। अब यहां से काटा कुटी करोगे तो सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। 6×3 9, 2 से काटोगे 9 दूनी 18, 9 से काटोगे 9 का 9, 9 चौक 36, ठीक है ना। 14 से करोगे कितना बार में, तो कहोगे 14 एकम 14, है ना, एकम 14, 14 दूनी 28, 14 छक बड़ी उतल से छो चक 24, छो का 6, नहीं 14 और ठीक बड़ी उतल से भाई, 8 चौक 32, 8 3 11, हाँ, तो 18 दूनी 36। इनकी सेकेंड नंबर कितना आ गया 36, फर्स्ट नंबर कितना है तो 100, अरे यार 306 ना होगा, 306 ना होगा, कहोगे हाँ 306। और ये कितना है 126, तो इसका अंतर कितना होगा, तो 0, 10 में से 2 जाएगा तो 8, और 2 में से 1 जाएगा तो 180, 180 क्या होगा इसका अंतर होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई बोलो। ठीक है ना, एक बार देख लो भाई कहीं गलती तो नहीं हो रही है, एक बार देख लो कहीं गलती तो नहीं हो रही है। 2 से करोगे तो 7, 2 से 14, तो 7 से करोगे 7 दूनी 14, यहाँ तो 2 है ही, ठीक है ना। 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 1 1, 7 एकम 7, 7 42, ठीक है।
ठीक है, 2 से काटोगे 2 तो 216 आ रहा है। कितना आ रहा है? सेकेंड नंबर 216, सेकेंड नंबर आ रहा है 216, ठीक है ना, 216 आ रहा है, सॉरी। सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर में अंतर कितने का है? तो घटाओगे 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 11 में से 2 जाएगा तो 9, और 1 में से 1 जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि 90 का अंतर है। यानी कि फर्स्ट संख्या और कि सेकेंड संख्या माइनस फर्स्ट संख्या करोगे तभी ना पॉजिटिव आंसर आएगा। तो 90 आपका राइट आंसर है, ठीक है, 90 आपका राइट आंसर है। ओके, चलना। आपको बोला है मेरे प्यारे भाई पॉजिटिव अंतर लेने के लिए, पॉजिटिव डिफरेंस लेने के लिए, पॉजिटिव अंतर लेने के लिए बोला है। तो अगर आप फर्स्ट में से सेकेंड नंबर को घटाओगे तो निगेटिव चला जाएगा ना, तो हमको निगेटिव लेना नहीं है, धनात्मक। बढ़िया से पढ़ो, धनात्मक संख्या बोला है तो पॉजिटिव नंबर का ही डिफरेंस लेना है ना, है पॉजिटिव नंबर बड़े में से छोटे का। ऐसा भी समझो कि अगर अंतर की बात करें ना तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा के निकालते हैं अंतर। ओके, चलो फटाफट करो भाई, फटाफट। दो संख्याओं का महत्तम 18 है, ये तो कर ही लिए। अगला करो। देखो अगला क्या है, सुनना। उत्तल पंचभुज के शीर्ष, पंचभुज क्या होता है? पंचभुज क्या होता है? पंचभुज होता है 5 भुजाओं वाली आकृति, 5 भुजाओं वाली आकृति, 5 भुजाओं वाला फिगर, 5 भुजाओं वाला फिगर, 5 भुजा वाला फिगर को पंचभुज कहते हैं। मान लेते हैं ये P है। अच्छा, दिया है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। तो पंचभुजाओं वाला दिया हुआ है, पंचभुजा इस प्रकार की दिखती है, 5 भुजाओं वाली आकृति। तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट। पी का मान कितना दिया हुआ है? तो कहोगे पी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 0,0। क्यू का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 6,0। आर का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? फटाफट बोलना है, 8,3। एस का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? एस का कोऑर्डिनेट 4,7। और टी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 0,4, 0,4। यहां कोई दिक्कत किसी को? होगी नहीं। तो अब बोला है कि इस पंचभुज का कोऑर्डिनेट देकर आपको पंचभुज का एरिया निकालो। क्या बोला है आपको? एरिया फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें एक्सक्यूज मी, सॉरी मेरे प्यारे भाई, सुनना। ये पंचभुज है, पंचभुज है। अगर आप गौर से देखो तो इसको अगर हम यहां से ज्वाइंट करते हैं, इसको यहां से हम ज्वाइंट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? एक ट्रायंगल हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये हमारा एक चतुर्भुज हो, ये हमारा एक चतुर्भुज हो गया, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। तो हम अगर त्रिभुज की एरिया और चतुर्भुज की एरिया को जोड़ देंगे तो हमको इस पंचभुज की एरिया निकल जाएगा। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। तो आपको त्रिभुज के 3 कोऑर्डिनेट मिले हैं तो उससे एरिया निकालने आता है। कहोगे हाँ। आप चतुर्भुज के 4 कोऑर्डिनेट है उससे एरिया निकालने आता है। कहोगे हाँ। तो आइए हम सबसे पहले इस फर्स्ट फिगर त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। तो त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट फिगर का एरिया निकालेंगे तो इसका आपको याद करना पड़ेगा। इसको करने का कोऑर्डिनेट से तरीका होता है। क्या तरीका है? सुनिएगा। पहले हाफ लिखिएगा, कहोगे हाँ, फिर मोड लगाइएगा, ठीक है, मोड लगाइए। मोड करने का डंडा खींचिएगा। पी का कोऑर्डिनेट कितना है? 0। पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0। और पी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऊपर लिखिएगा, वाई कोऑर्डिनेट नीचे लिखिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्यू पर, क्योंकि यही 3 कोऑर्डिनेट ना है, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट। तो बस हम त्रिभुज में देखो, पी का हम लिख दिए, क्यू का लिखो 6, 0 और ये टी, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट लिखना है, तभी तो एरिया निकलेगा। कहोगे हाँ। टी का है 0,0 और 4, एक्स 0 है, वाई 4 है, ठीक है। अब क्या करना है, सुनना। जो आप पहले लिखे थे उसको हूबहू पेस्ट कर दो, 0,0। जो फर्स्ट बार लिखे थे वही पेस्ट कर देना है। ऐसे ही निकलता है, ठीक है ना।
इसको कर देंगे। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जब जीरो को 6 से गुना करोगे कितना आएगा, कहोगे जब जीरो से हम 6 जीरो को जब 6 से गुना करेंगे, 0 गुना 6 जमा 0 गुना 0 जमा 4 गुना 0, ये माइनस करोगे, अब उल्टा चलोगे ऐसे, अब उल्टा चलोगे ऐसे, एक बार ऐसे गए अब ऐसे जाओगे, 0,0 माइनस 0 गुना 0 4 गुना 6 जमा 4 गुना 6 0 गुना 0। ठीक है, इसको गुना करोगे तो 0 ही आएगा, खत्म, इसका भी खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म, माइनस 0 माइनस, इसका भी खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म, 6 24 माइनस 24, मोड लगा हुआ है तो मोड लगा देंगे, और 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर है। अब ये आया माइनस का 24, माइनस का 24। और याद रखना हमेशा एरिया पॉजिटिव होता है, अगर यहाँ माइनस का 24 है तो जब मोड से बाहर आएगा, मोड लगाने का मतलब ये कि इसको माइनस का चीज है जो प्लस कर देंगे, माइनस का कोई भी चीज प्लस कर देंगे। तो मोड लगा हुआ है माइनस का 24 है, तो जब ये मोड हटाओगे तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। 2 से काटोगे गुना में, गुना हो जाएगा, 2 से काटोगे 12, तो इस त्रिभुज का एरिया कितना आ गया, 12 आ गया। इस त्रिभुज का जो एरिया है वो कितना आया, 12 आया, कितना आया, 12 आया। ठीक है ना, तो अब चलते हैं हम इस चतुर्भुज का एरिया निकालने, तो इसको मिटाते हैं यहां से। सुनो, ये 8/3 ना था, 8/3 नहीं था ना, हाँ। अब इसका निकालेंगे, क्वाड्रिलेटरल का भी सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं। क्वाड्रिलेटरल का कोऑर्डिनेट क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है। आइए सेकेंड फिगर का हम एरिया निकालते हैं, हाफ, इसको पकड़ो, 6 ये x है, ये y है, 6, 0 8 3 8 3, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूम रहे हैं तो ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूम रहे हैं तो ऐसे ही घूमेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे घूम लिए, फिर ऐसे घूमेंगे, फिर ऐसे घूमेंगे, फिर ऐसे घूमेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 4,7 0,4, ये हो गया। अब जो पहला वाला है इसको फोटोकॉपी कर देना है क्वाड्रिलेटरल में। अब इसको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, पहले इधर से गुना करना है, तो 0 गुने 8, 0 गुने 8 जमा 3 गुने 4 जमा 7 गुने 0 जमा 4 गुने 6, ठीक है, माइनस, अब इधर से गुना करना है, 3 गुने 6 प्लस, इधर से 8 गुने 3 8 गुने 7 प्लस, इधर से 4 गुने 4 प्लस, इधर से 0 गुने 0। ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत, ये मोड है, मोड लगाओगे, हाफ बाहर रखोगे। अब देखो, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म। अब देखो 4 तिहाई 12 प्लस 6 चौक 24 माइनस 6 तिया 18 8 सते 56 4 चौके 16, ये मोड है, मोड लगाओगे, हाफ लगाओगे बाहर। ठीक है ना, यहां देखो 24 12 36, कितना 36 माइनस, यहां कितना है, तो आप बोलोगे कि यहां है कितना, 6 6 12 8 20, 5 2 7 2 9 90 माइनस का। ठीक है, मोड लगाओगे हाफ, 10 में से 6 जाएगा 4, 8 में से 3 जाएगा तो 5 माइनस का, मोड लगाओगे हाफ।
अब याद रखना मोड हम बताए हैं कि मोड में अगर निगेटिव है तो मोड से बाहर निकालोगे तो हाफ इंटू 54 हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा तो 27। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आया 27। त्रिभुज का एरिया कितना आया था 12। हमको इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है तो कितना आएगा, पूरे फिगर का एरिया अगर हमको निकालना है, इस पूरे फिगर का एरिया अगर हमको निकालना है तो कितना आएगा, हमको फर्स्ट फिगर प्लस सेकेंड फिगर का एरिया जोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट फिगर का एरिया 12 है, इसका 27 है तो हो जाएगा 39। इस पूरे फिगर का एरिया कितना है 39 यूनिट, 39 यूनिट। क्लियर, ठीक है ना, 39, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो देखो हम समझाने के ऐसा लिख रहे हैं, इसे सवाल आपको फटाफट करने हैं ना वहां पर। चलो आपको जितना आपको रफ्तार, आपकी रफ्तार रहेगी आप सवाल को उतना ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर रफ्तार कम, देखो करने का प्रोसेस यही है, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप जितना ज्यादा सवालों को सॉल्व करोगे आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। चलो अगला देखिएगा कि आपको सीधा बहुलक पूछा है, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ना इसमें बहुलक पूछा है। बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है कि जो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता सबसे ज्यादा बार आती हो, ज्यादा बार आई हो, ऐसे अगर आपकी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें टाइम को बचा सकते हो, आप इसमें टाइम को बचा सकते हो, ओके। क्योंकि आप ऐसे सवालों को देख कर ही आंसर कर दोगे। तो आप हमको बताओ कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप देखो क्या 87 होगा, तो 87 देख लेना कितनी बार आया है, 87 नहीं होगा। क्या 85 होगा, तो कहोगे 85 सर एक बार आया है, 2 बार आया है, 2 बार आया है 85, 85 3 बार, 4 बार आया है 85। 84 आएगा, देखो 84 कितनी बार आया है, देखो 85 कितनी बार आया है यहाँ पर 4 बार। 84 की देख लो कितनी बार आता है, तो 84 सर एक बार, 84 एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, ओनली एक बार आया है। उसके बाद 83 कितनी बार आया है ये देख लो, 83 सर कितनी बार आया है, तो 83 चेक करोगे, 83 83 83 83 एक बार आया है, 83 भी एक बार आया है। 87 कितनी बार आया है, तो 87 87 87 87 87 एक बार भी नहीं आया है, ये एक बार भी नहीं आया, 0 बार आया है। तो सबसे ज्यादा कौन बार आया है, तो 85 सबसे ज्यादा आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा 85 बाबू। चलो ये सवाल आपको माइंड में ही सॉल्व कर लेने हैं। अब देखो अगला सवाल पढ़िएगा, हम यहां से पढ़ रहे हैं आप वहां से पढ़िएगा, ठीक है ना, सुविधा नहीं तो आप वहां से पढ़िए। एक धातु की छड़ के 3 भाग ए बी सी में विभाजित किया जाता है। एक धातु का छड़ है, एक धातु का छड़ है जिसको 3 भाग में विभाजित करते हैं, एक भाग, 2 भाग, 3 भाग। एक भाग को ए बोलते हैं, दूसरे भाग को बी बोलते हैं, तीसरे भाग को सी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आया। एक छड़ है जिसको हम 3 भागों में बांट दिए हैं ए बी सी, ठीक है। ए बी की लंबाई का अनुपात, अब देखो ए और बी का जो लंबाई है उसका अनुपात कितना है, तो उसका अनुपात है 9:20। ए बी का लंबाई का अनुपात 9:20 है, ओके। सी और बी की लंबाई का अनुपात, अब बी और सी है तो सी और बी की लंबाई का अनुपात, सबसे पहले सी लिखना है, ध्यान सुनना, सी और बी की लंबाई का अनुपात 5:11 है, 5:11। सी का 5 है, बी का 11 है। तो आप हमको सबसे पहले ये बताओ कि ए बी सी का अनुपात कितना होगा। तो आप लोग सर जी गुना कर देंगे, 11×9 = 99, 11×22 और इधर कितना 100। ए बी सी का जो अनुपात होगा सर वो 99, 220 और 100 होगा, ठीक है। आगे आगे पढ़िए, बोला ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है। ए और
ए और सी के बीच जो लंबाई का अंतर है वो 10 सेंटीमीटर है। आप बताओ कि रेशियो में कितना अंतर है। तो कहोगे 99 और 100 में 1 यूनिट का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 10 का अंतर है ना। क्वेश्चन में बोला 10 सेंटीमीटर का अंतर है, तो एक का मान कितना है, 10 है। तो आपसे पूछा है छड़ की कुल लंबाई। तो छड़ की कुल लंबाई कितनी होगी, छड़ ए बी सी से मिलकर बना है, तो ए बी सी का रेशियो ऐड कर दोगे, छड़ का रेशियो मिल जाएगा। यानी अगर एक का मान 10 यूनिट है तो सबको ऐड करो कितना आएगा, 100 200, मान लो 200 200 200 400 419 419, क्लियर है। तो 419 यानी कि एक का मान अगर टोटल हम देखते हैं लेंथ छड़ की तो 419 यूनिट है। तो अगर एक यूनिट का मान 10 है सेंटीमीटर है तो 419 यूनिट का मान कितना होगा, 419 इंटू 10 यानी कि 4190 सेंटीमीटर। ओके, तो छड़ की जो कुल लंबाई होगी 4190 होगा। क्लियर है, चलो ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलो अगला सवाल, यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा। सुनिए क्या करा है, मान लेते हैं कोई संख्या है 100%, कोई संख्या मान लेते हैं 100% है। तो अगर कोई संख्या मान लेते हैं कि 100% है, माना कोई संख्या 100 है, माना कोई संख्या 100 है, तो 100% का 20, किसी संख्या के 20%, 100% का 20% कितना होगा। अगर हम 100% का 20% निकाले तो कहोगे 20% ही आएगा, 20% ही है। कैसे, तो मेरे भाई 100% का 20% कितना आएगा, तो कहोगे 20% आएगा। तो आपको समझना है कि अगर हम मानते हैं कि संख्या 100% है तो 100 का 20% कितना आएगा, तो कहोगे 20% आएगा। ठीक है ना, 100% का 20% 20% आएगा, ठीक है ना। तो 20% को 90 में जोड़ने पर, 90 में जब जोड़ते हैं ना तो क्या हमको मिलता है परिणाम, वही संख्या मिल जाता है जो पहले हमने माना था। तो पहले कितना माना था 100%, तो वही संख्या मिल गया। तो पहले संख्या निकाल लो, तो 20 उधर जाएगा तो 80%, 80% का मान कितना है 90, तो जीरो से काटोगे 0, 9/8, 1% का मान कितना 9/8, 1% का मान कितना 9/8। तो आपको 100% का मान कितना आएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 9/8 इंटू 100, ये 100% का मान है, ठीक है ना। चलो अब आपसे क्या पूछा है, उस संख्या का 80%, जो आप संख्या माने थे वो क्या है, ये है। अब इस संख्या का 80% पूछा है, तो 9/8 इंटू 100 का 80% कितना होगा, तो यही होगा 80%। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 10 बार में, और 9 दहे के 90, यानी उस संख्या का 80% 90 होगा। उस संख्या का, जो संख्या आया है इस संख्या का 90% क्या आएगा, 80% 90 आएगा। ओके, तो क्या हमने माना 100%, तो 100% का जो संख्या है उसका मान कितना आया है, इतना। अब इसका 80% कितना है 90। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक एक चीज हम बता रहे हैं, एक एक चीज हम आपको यहां पर बता रहे हैं। चलना अगला सवाल, देखो भाई ये सवाल, अब ये जो सवाल आ रहा है ना, ये सवाल आ रहा है ना, ये सवाल कि हर एक शिफ्ट में रिपीट हुआ है, हर एक शिफ्ट में। आप देखना कल जो शिफ्ट करवाएंगे उसमें भी सवाल ही आएगा, परसों वाले शिफ्ट में भी ये सवाल आया। हम सारा शिफ्ट देख चुके हैं, हर शिफ्ट में ये सवाल आया है। एक भी शिफ्ट ऐसा नहीं है जो इस सवाल नहीं आया, हर शिफ्ट में ये एक सवाल आया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसलिए इसको क्या मान लो, इम्पोर्टेंट मान लो। क्या मान लो, इम्पोर्टेंट मान लो। ओके, ये हर शिफ्ट में आया है, ठीक है। चलो देखो सवाल आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल को जल्दी करना आता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जितना जल्दी करेगा सवाल वो उतना ज्यादा गेन करेगा, ठीक है ना। चलो
और सवाल पढ़ते हैं, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है, उसका जो कीमत है एक टेलीविजन की कीमत से 40% कम है। ठीक है, जो जो बोला बस वो लिखते चल जाओ। एक वॉशिंग मशीन है और एक टेलीविजन है हमारे पास, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन का कीमत जो है टेलीविजन की कीमत से 40% कम है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/5। 20% 1/5, 40% 2/5। यानी कि अगर वॉशिंग मशीन का कीमत 5 है तो 5 का 40% ही तो 2 आता है, तो 2 कम यानी कि 5 का 40% कम यानी कि 5 का 2 कम टीवी है, हो गया। हाँ, आप ऐसे समझो कि मान लेते हैं कि वॉशिंग मशीन 100 है, तो 100 जो है वॉशिंग मशीन टीवी का 40% कम है, तो 100 का 40% वॉशिंग मशीन जो है टीवी का 40%, टीवी से 40% कम है, टीवी की कीमत से 40% कम है ना। तो मानते हैं कि टीवी की कीमत से वॉशिंग, क्या सवाल पूछा है? वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से, टीवी की कीमत से, तो जिससे पूछा है उसको बेस मानो, जिससे पूछा है उसको बेस मानो। टीवी की कीमत से बोला है ना, तो टीवी की कीमत से, टीवी की कीमत अगर 5 है तो वॉशिंग मशीन क्या होगा? 2 कम होगा। टीवी की कीमत अगर 5 है तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी होगी? 2 कम यानी कि 3। मान लो टीवी की कीमत अगर 100 है तो वॉशिंग मशीन 40% कम यानी कि 100% से 40% कम यानी कि कितनी होगी? 80 होगी, 60 होगा। वॉशिंग मशीन 60 होगा, तो 40 और 60 का अनुपात कितना होगा? 3 और 5। कहोगे हाँ, ठीक है ना। वॉशिंग मशीन और टीवी, मानते हैं वॉशिंग मशीन का कीमत 100 है, 100 से 40% कम में वॉशिंग मशीन है, टीवी से 40% कम में वॉशिंग मशीन आया है, तो 100 में से 40% कम करेंगे कितना आएगा? क्योंकि 60 आएगा। तब इसका अनुपात कितना? अनुपात ले लो 3:5, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब चलो, अब बोला है कि यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 52% की वृद्धि की जाए, वॉशिंग मशीन में कीमत में 52% का क्या किया जाए? बढ़ोतरी किया जाए, और टीवी की कीमत में 76% की क्या की जाए? कमी की जाए, कमी की जाए, कमी की जाए, ठीक है। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी में कुल कीमत में परिवर्तन कितना आएगा? जहां कुल शब्द आए, जहां टोटल शब्द आए, वहां क्या लगाओगे? डेविएशन लगाओगे, डेविएशन लगाओगे, या फिर वेटेड एवरेज डेविएशन लगाओगे, ठीक है। चलो, तो पूछा है कुल में कितना चेंज आया है, तो टीवी है कितनी? तो एक टीवी तो 3 की है, तो टीवी है कितनी? तो टीवी है 2, टीवी है 2, और वॉशिंग मशीन कितनी है? तो वॉशिंग मशीन 5 है, तो हमको 5 को वॉशिंग मशीन का निकालना है। ये एक टीवी का, एक वॉशिंग मशीन का 3 है, तो 5 का 5 3 15 हो जाएगा। एक टीवी का मान 2 है, 5 है, तो 2 टीवी का मान 10 हो जाएगा। क्योंकि हाँ, अब अनुपात ले लो, काट लो, तो 3:2 अभी भी कितना है? 3:2 ही है, ठीक है ना। अब कितना है? 3:2। अब टीवी 2 है और वॉशिंग मशीन 3 है, तो लगा दो यहाँ पर वेटेज एवरेज। कैसे करेंगे? तो टोटल निकालने के 3 का 52% माइनस 2 का -76, 2 इंटू -76 प्लस, देखो यहाँ प्लस लगाओगे -76 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कहोगे हाँ, बटे टोटल, टोटल कितना है? 3 और 2 5, टोटल प्रोडक्ट कितना है? 5। अब यहाँ पर करोगे कितना आएगा? 3 दूनी 6, 5 15, माइनस कितना? 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, बटे कितना? 5। यहाँ करो कितना? 4 बटे कितना? 5, होगा ना जी। 4 2 6 5, 6 दूनी 12, 7 14 1 15, 3 दूनी 6, 5 15, सही तो है। 4/5%। इसको अगर आप फ्रैक्शन ये दशमलव में लिखना चाहते हो तो 0.8 हो जाएगा परसेंट, यानी कि इतना परसेंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन टीवी और वॉशिंग मशीन का जो
परसेंटेज है वो 0.8 बढ़ जाएगा। अगर हम 52% वॉशिंग मशीन को बढ़ाते हैं और 76% टीवी को कम करते हैं तो ओवरऑल प्रोडक्ट कितना होगा, 8% बढ़ जाएगा, 0.8% बढ़ जाएगा। ओके, चलो। बोला है कि एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे। एक फल विक्रेता है, वो 150 आम खरीदता है, ठीक है। उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा, 150 आम फल विक्रेता खरीदा और उसको ऐसे कीमत पर बेचा कि 120 आम का विक्रय मूल्य 120 आम का एसपी विक्रय मूल्य 120 आम का एसपी 120 आम का एसपी 120 आम का एसपी 120 आम का विक्रय मूल्य 150 आम के क्रय मूल्य के बराबर है, 150 आम के सीपी के बराबर है, 150 आम के सीपी के बराबर है। तब क्या बोला है, तब बोला है उसका लाभ। लाभ हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको सीपी और एसपी का डिफरेंस पता रहेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ निकालेंगे, 0 0 कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 चौक 12। तो यहाँ देखो, तो सीपी और एस बराबर, या फिर ऐसे देखो कि एसपी ऊपर है, सीपी इधर आएगा, तो यहाँ 5 ऊपर रह जाएगा, नीचे 4। इनके 4 का सामान 5 में बिका है, कितना, 1 का प्रॉफिट हुआ है, किस पर, 4 पर। तो 1 का प्रॉफिट हुआ 4 पर, कितना परसेंट, तो 25%। तो हमको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 25% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। चलो, ए बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। बी अकेले उसी काम को 12 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को पहलवान है, 12 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो ए अकेले उस कार्य का दोगुना कितने दिन में करेगा। पहले हम ए और बी की इफिशियंसी तो निकाल लें। तो ए और बी की इफिशियंसी क्या मान लेते हैं कि टोटल काम है क्या, इसका और इसका एलसीएम। तो 6 और 12 का एलसीएम मान लेते हैं, टोटल काम 12 ही है। तो 12, तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 12 काम, 12 दिन में वो 12 काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, एक काम करेगा। 6 दिन में वो 12 काम करता है, तो एक दिन में 2 काम करेगा। तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 2 काम करते हैं, बी अकेला एक दिन में 1 काम करता है। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, तो अगर ए प्लस बी की इफिशियंसी दोनों मिला के 2 है और बी की इफिशियंसी 1 है, तो ए की कितनी होगी, 1 ही ना होगी, तो ना दोनों का मिला के 2 होगा। तो ए की इफिशियंसी भी 1 है, बी की इफिशियंसी भी 1 है, ठीक है। अब बोला है ए अकेले इस काम का दोगुना, तो काम का दोगुना, काम तो है 12 लेकिन इस काम का दोगुना करना है। तो मान लेते हैं कि टोटल काम कितनी करनी है, 24 काम को ए एक इफिशियंसी से कितने दिन में करेगा, तो 24 दिन में ही ना करेगा। हाँ, यानी कि 24 काम को एक इफिशियंसी से करना है, तो एक इफिशियंसी से करना है तो कितने दिन लगेंगे, तो 24 दिन लगेंगे। ओके, ओके, हाँ। कैसे, ऐसे भी समझो कि अगर टोटल काम यानी एक दिन में अगर वो एक काम करता है, या फिर ऐसा समझो कि अगर 1 यूनिट काम अगर वो एक दिन में करता है, तो 24 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। ये भी समझ लो, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके, हाँ। चलो, आओ फटाफट कि एक बर्तन का 2/5 भाग, नीले द्रव से भरा हुआ है, यानी कि नीले द्रव से 2/5 भाग भरा हुआ है। अगला, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले। अब इसी बर्तन का 1/3 भाग मान लेते हैं एक बर्तन है, तुमको समझाने के लिए मान लेते हैं एक बर्तन है। तो ये जो बर्तन है, इसमें नीला द्रव्य है, वो कितना है, वो नीला द्रव्य कितना भरा हुआ है, 2/5 भाग नीला द्रव्य से भरा हुआ है। ये नीला द्रव्य है, ये 2/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है। अगला हम मान लेते हैं कि ये द्रव्य है,
अगला मान लेते हैं कि येलो द्रव है, ये येलो द्रव है, ये येलो रंग है, ठीक है। ये येलो रंग जो है, जो येलो रंग है वो कितना है, तो वो है मेरे प्यारे भाई शेष का एक तिहाई है क्या, काले द्रव से भरा हुआ है, ठीक है। काले द्रव से, ये ब्लैक का है, ये ब्लैक का है, ये ब्लैक का है। और अगला 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 जो येलो से है ना, वो कितना है, 5/6 भाग पीले से भरा हुआ है, 5/6 भाग पीले से भरा हुआ है, ठीक है ना, 5/6 भाग पीले से भरा हुआ है। तथा शेष 42 लीटर द्रव सफेद है। अब इतना लीटर जो द्रव है ना, इतना लीटर जो रंग है वो व्हाइट वाला, वो क्या है, सफेद है, वो कितना है, तो 4.2 लीटर। ये लीटर, ये एक्चुअल मान दिया हुआ, ये सब फ्रैक्शन में मान दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई, इन सब का डिनोमिनेटर देखो 6, 3, 5 है, यानी कि हम मान लेते हैं कि इस बोतल में टोटल द्रव इन सब का मल्टीपल मान लेते हैं। तो माना कि टोटल लिक्विड इन कंटेनर, टोटल लिक्विड इस कंटेनर में 6, 3, 5 का एलसीएम मान लेते हैं, कितना, 6, 3, 18, 30 ही मान लेते हो। टोटल लिक्विड 30 लीटर है, मान लेते हैं टोटल लिक्विड 30 लीटर है। कोई दिक्कत है, हो गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम नीले द्रव की बात करें, तो नीले द्रव की बात करते हैं, तो नीला द्रव कितना भरा हुआ है, तो 30 लीटर का 2/5 भरा हुआ है। तो अब बचा कितना, खाली कितना है, तो 3/5 खाली है, हो गया, हाँ। अब ये खाली है, अब इसमें भी 1/3 क्या भरा हुआ है, ब्लैक भरा हुआ है, तो इसका खाली कितना है, 2/3। अगला, अब इसका जो ये खाली है 2/3 करके जो खाली हुआ, 1/3 भरा हुआ है, 2/3 खाली है। अब इसका येलो कलर भरा हुआ है 5/6, यानी कि 1/6 कम है, 1/6 खाली है। अब यही जो खाली है 1/6, उसी में 42 लीटर भरा हुआ है, उसी में क्या भरा हुआ है, 42 लीटर पानी भरा हुआ है, उसी में 42 लीटर पानी में उसी में क्या है, 42 लीटर पानी भरा हुआ है, इसका मान 4.2 लीटर के बराबर है। 3 से 3 कट गया, ठीक है, 5 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, कोई दिक्कत। तो 2 का मान ही क्या है, 4.2 लीटर, तो कितना गुना, 2.1 गुना। तो आपसे पूछा कितना, क्या पूछा है, तो बर्तन की कुल धारिता ज्ञात करिए। तो टोटल 30 लीटर का मान ज्ञात करना है, 30 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो एक का मान अगर 2.1 है, तो 30 का मान क्या होगा, 2.1 गुना, 2.1 गुना, तो 3 दूनी 6, 0, यानी 63 लीटर, यानी टोटल इसमें कितना पानी है, 63 लीटर पानी मौजूद है, यानी 63 लीटर लिक्विड मौजूद है। आपसे ये भी पूछ सकता था कि नीला लिक्विड कितना भरा हुआ है, तो 63 लीटर में 2/5 क्या है, नीला लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है ना, चलो उसी प्रकार से आपसे पूछ सकता था कि ब्लू कितना भरा हुआ है, तो जो बचा है शेष का 1/3 भाग भरा हुआ है ब्लू, है ना, हो गया, हाँ सर निकाल लेंगे। तो आपसे केवल और केवल क्या पूछा है, लिक्विड कितना है, तो 30 लीटर लिक्विड है, ठीक है, 63 लीटर लिक्विड है। आगे, एक वस्तु इतने में खरीदी और इसको 40% अधिक अंकित कर दिया गया, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया, इस सौदे में लाभ कितना है। सुनना क्या बोला है कि एक वस्तु को इतना में खरीदा, कितना में खरीदा है, 8900, इतना में क्या किया, सीपी किया, खरीदा, ठीक है।
अब उस पर अपना कुछ मार्क्स करेगा, मार्क प्राइस करेगा। खरीदा है, इस पर अपना कुछ बढ़ा के कुछ मार्क प्राइस रखेगा, मार्क प्राइस रखेगा। जब बढ़ाएगा तो कितना रखेगा मार्क प्राइस, कुछ रखेगा, कुछ बढ़ा के रखेगा। तो बोला 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि 40% बढ़ाता है, ठीक है ना, तब हमको मार्क्स प्राइस आता है। उसके बाद बोला इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। अब अंकित मूल्य जो भी आया है 40% बढ़ाने के बाद अंकित मूल्य हमको आया है, एमआरपी आया है, उस पर भी हमको कितना परसेंट का छूट मिलता है, 5% का छूट मिलता है, ठीक है। तो अब हम सामान क्या किए, बेचे, सामान अब हम बेचे 5% छूट देके। तो आपसे पूछा इस पूरे लेन देन में कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट तो तभी निकलेगा, सीपी से एसपी का ही प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट निकलेगा, यहां निकलेगा आपको प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट आपको पूरे लेन देन में हुआ। तो आप देख रहे हो सक्सेसिव नहीं है, यहां बढ़ा यहां घटा तो पूरे में कितना चेंज हुआ। तो सुनना यहाँ पर सक्सेसिव निकलता। आप याद रखना कि अगर हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा सक्सेसिव होगा, सक्सेसिव होगा किसका, तो मार्क्स परसेंटेज का, मार्क परसेंटेज प्लस डिस्काउंट का, डिस्काउंट का और मार्क्स का सक्सेसिव ही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो 40% हमारा बढ़ा है, तो जब 40% बढ़ेगा यानी कि 5 का सामान कितना में, 7 में मिला, है ना। 40% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 5 का सामान 7 में मिला, है ना, कहोगे हाँ, इंटू 5% क्या हुआ, कम डिस्काउंट दिए हैं। तो अगर 5% 1/20 है तो 20 का सामान 19 में मिला, ठीक है ना, कहोगे हाँ। ओवरऑल यही हुआ। तो टोटल अगर हम निकालते हैं तो गुना करते हैं तो 20 100, टोटल अगर सामान 100 है तो 963, 7 का 713, तो 133 में सामान क्या हुआ, बिका, ठीक है ना। अगर टोटल सामान 100 रुपया का है तो 133 में वो है बिका है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम अगर खरीदे कितना में, तो 100 का मान अगर हम खरीदते हैं 8900 में, तो ये बेचा कितना, अच्छा बेचने के लिए आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है लाभ पूछा है ना। तो अगर ये सीपी है, अगर इतने में खरीदा और इतने में क्या किए, सेल किए, तो आप बताओ कितना का लाभ। 100 का सामान हमने 133 में बेच दिया, तो कितना का लाभ हुआ, 33% का लाभ हुआ, है कि नहीं, 33% का लाभ हुआ, कोई दिक्कत। अगर आपसे पूछ लेता सवाल में आंसर आ गया है 33% का लाभ, लेकिन अगर आपसे सवाल में ये पूछता कि उस वस्तु को आप कितने में बेचे, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा सीपी 100 है, सीपी 100 है, 100 यूनिट सीपी है, लेकिन सीपी खरीदे कितने हैं, कितने में, 8900 में, यानी कि कितना गुना, 89 गुना, 89 गुना, ओके हो गया हाँ। तो 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 हम्म, तो 133 का मान, तो 133 का मान आप निकाल सकते थे यहां से, 133 गुने 89, ओके। ये हमारा क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, ठीक है। एसपी आने के बाद आप एमआरपी भी निकाल सकते थे इसी सवाल में, ठीक है ना। कैसे निकालते, तो 5% की कमी हो गई तब ना ये आया, इससे 5% कमी पर ही ना ये आया है। तो 5% कमी पर ये आया है, इनके 95 का मान है, ये 95% का मान है, तो आप 100% का मान निकाल लेते थे, ये आ जाता, हो गया हाँ। एक सवाल के थ्रू हम आपको सारी चीज निकालना बता दिए, ठीक है ना। चलो तो एक सवाल, ये क्वेश्चन है कि एक एबीसीडी, एक ए बी सी डी, एक एबीसीडी चतुर्भुज है, ठीक है ना। इसके अंदर कहीं एक पी पॉइंट है, इसके अंदर कहीं एक पी पॉइंट है, ठीक है, ठीक है ना। और इस पी पॉइंट को मिलाने पर
कहीं भी पी पॉइंट है इसको मिलाते हैं हम, ठीक है, इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं पी पॉइंट को, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन बनती है सुनना, पीबी का स्क्वायर, पीबी का स्क्वायर जमा पीडी का स्क्वायर, दोनों डायगोनल के जो टुकड़े हैं उसका स्क्वायर करके जोड़ दो, वो बराबर होगा दूसरे तरफ के डायगोनल के टुकड़े हैं उसके स्क्वायर के। तो पीसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, फिर ऐड करोगे पीए का स्क्वायर। ओके, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखना कि अगर किसी भी आयत के चतुर्भुज के अंदर कोई पी पॉइंट है, वहां से डायगोनल पास कर रही है, तो उस पी पॉइंट का जो मान होगा वो यही होगा, ठीक है। अब इस पर सवाल है, पी ए है 98, पी ए है 98 स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, ठीक है ना। पी बी 91, देखो पी ए है कितना, पी ए है 98, पी बी 91, पी बी 91, पी बी 91, पी सी 21, पी सी 21, पी डी हमको निकालना है, पी डी हमको निकालना है, पी डी हमको निकालना है। तो पी सी है 21 का स्क्वायर जमा पी डी हमको नहीं मालूम है, ये निकालना है, पी डी हमको निकालना है, पी डी का स्क्वायर हमको निकालना है, प्लस पी बी कितना है, तो कहोगे पी बी है 91 का स्क्वायर। तो आप यूनिट से भी कर सकते हो, शायद देख लो यूनिट सबका अलग अलग है, कहोगे हाँ, तो आप यूनिट से कर सकते हो। एक का स्क्वायर, यहाँ एक यूनिट, इकाई अंक एक, यहाँ पर इकाई अंक हमको नहीं मालूम, ये तो निकालना है जी, बराबर एक, इकाई अंक एक, और यहाँ 68 इकाई अंक 4, ये 4 और एक 5, इधर का इकाई अंक कितना है 5 है, तो इधर का भी कितना होना चाहिए 4 है, एक है, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, ठीक है 4। अब आप हमको बताओ कि किसका इकाई अंक का स्क्वायर करने पर 4 आएगा, यानी कि अगर किसी का वर्गमूल, किसी का स्क्वायर का इकाई अंक 4 है, तो वो नंबर जो होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, तो कहोगे 2, क्योंकि 2 का ही तो स्क्वायर 4 होता है कि नहीं, 2 का ही स्क्वायर तो 4 होता है। लेकिन कहोगे सर जी 8 का भी तो स्क्वायर 4 होता है ना, तो 8 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, तो दोनों में आंसर में देख लो 8 है, तो 8 भी है 2 भी है, यानी कि इकाई अंक शायद आप कर नहीं सकते हो, तो आपको पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो करोगे तो 91 कितना होगा, 91 का स्क्वायर, इसको आप निकालोगे स्क्वायर तो 42 लमसम में आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसमें ऑप्शन से कोई काम नहीं होगा। चलिए, ये आपको ध्यान रखना है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, ये कई बार आया, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ये कई बार आ चुका है। अगला सवाल लिखिएगा, जल्दी से लिखिएगा, सवाल को यही खत्म करेंगे जल्दी से। एक ठोस लंबवतीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। अगर हम टोटल सरफेस एरिया अगर हम बोलते हैं बेलन की कोण का, तो वो कितना है 542, 542। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA, CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण का TSA का कितना है 2/5वां भाग है, यानी कि 5/2, यानी कि 2/5। अगर टोटल TSA 5 है तो CSA कितना है 2 है, तो टोटल CSA है कितना, तो 542। ये समझे, बोला है कि CSA पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के का मतलब गुना 2/5 है, तो टी को इधर लाए तो बटे में आ गया, ठीक है, बस इतना है। तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, 5 का मान इतना है, तो 2 का मान निकालना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, तो निकाल लोगे कितना आएगा बताओ, 5 एकम 5 और पनीठी 40, पनीठी 40,
25 25, तो सेम इसको भी क्या करो 108 पॉइंट 40 2 5 20 ना होगा जी, ठीक है 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 2 इनकी 216, इनकी सी से कितना आ गया 216 आ गया, ठीक है ना 216.8 आ गया, ठीक है। चलो अगला सवाल, चलिए 2 सवाल और हैं, जल्दी से करेंगे। इतने की राशि 6800 की राशि 6800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन का मतलब क्या, अमाउंट कितना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि चक्रवृद्धि दर जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, इस पर आप पहले क्या करो 15%, 2 साल का ना है तो फर्स्ट साल तो 15% का ब्याज लगेगा, यानी एक साल जो है, पहला साल जो है उस पर 15% का ब्याज लगेगा। तो 6800 का 15% कितना होगा, कहोगे 6800 का 15% कितना होगा, तो निकाल लेंगे कितना होगा, 0 0 कटेंगे तो गुना ही करना पड़ेगा, और तो कुछ है नहीं। 15 गुने 8, 15 छक्का 90, अब 15 ठीक 20 से 0 2 9 10, यानी कि जो पहले वर्ष का ब्याज आया है वो 1020 आया है। पहले वर्ष का अगर हम 15% पर ब्याज 15% ब्याज लगाते हैं 6800 पर तो वो 1020 आता है। और ये जो 1020 है अगले अगले वर्ष जब हम देखेंगे अगले वर्ष, तो अगले वर्ष ये 6800 पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, और ये 1000 जो आपका ब्याज आया है उस पर भी ब्याज लगेगा, 1020 पर भी ब्याज लगेगा, कि पूरा अमाउंट कितना हो गया 20 8 7, यानी कि 7820 पर भी क्या लगेगा 15% का ब्याज लगेगा। ओके, ये दूसरी साल है, ये दूसरा ईयर है, ये सेकेंड ईयर है। पहला ब्याज आया, दूसरा ईयर इतना ब्याज आएगा, चेक कर लेते हैं। 7820 का हम क्या कर लेंगे 15% निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। 5 से काटोगे 2, 5 से काटोगे 3, 5 से काटोगे 2, 2 से काटोगे इसको 2 तिहाई 6, 2 नमा 18, 2 एकम 2, ओके। 3 9 तिया 27, 3 तिहाई 9, 10 11, यानी दूसरे साल जो ब्याज आया है, दूसरे साल जो ब्याज आया है वो कितना आया है 1173। दूसरे साल ब्याज कितना आया है 1173। तो आपको क्या बताना है अमाउंट, आपने पैसा दिया कितने में था, और सच अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है कि जितना आप मूलधन क्या है आपका, और आपको ब्याज कितना लगा है 2 साल में, 2 साल में पूरा ब्याज कितना लगा है। तो आप कितना पैसा दिए, तो 6800 आप पैसा दिए, पहला साल का ब्याज कितना मिला 1020, ये भी आपके पास पॉकेट में आया, फिर अगले साल भी इतना पैसा आप दिए, कितना दिए 1173 रुपया, कहोगे हाँ कि आपके पास टोटल पैसा कितना आया ब्याज को देने पर 2 साल पर इतना आया, कहोगे हाँ, तो इसको ऐड कर लो, तो ऐड करने पर 3 7 2 9, 1 8 1 9, 1 2 6 2 8, 8993 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 8993 आपका अमाउंट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बोलो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलो चलो अगला लास्ट सवाल, ये लास्ट सवाल है, बहुत आसान है, इसका सिर्फ मान निकालना है, ये भी बोर्ड मास का ही सवाल है, कैलकुलेशन ओनली करना है, और तो इसमें है कुछ खास नहीं। इसका क्या कर रहा है, डेल्टा का मान निकालने,
डेल्टा बोलो एक्स बोलो बात बराबर है। यहाँ से आप एक्स का मान निकाल सकते हो। कैसे सोल्व करना है सुनना। 10 जीरो हटाओगे 10 आएगा, यहाँ हटाओगे 100 आएगा, ठीक है ना। यहाँ भी हटाओगे तो 100 आएगा, यहाँ भी हटाओगे तो 100 आएगा। क्लियर है? तो हाँ जी सर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है ना। आप जब इसको पूरा कैलकुलेट कर लेना, जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे ना, जब इसको आप पूरा कैलकुलेट, देखो आप ऐसे भी देख सकते हो कि 100 कट ही जाएगा। तो आप जब पूरा कैलकुलेट करोगे ना डेल्टा का मान, तो डेल्टा का मान आएगा 0.35, डेल्टा का मान आएगा 0.35। और ये लास्ट सवाल था इस क्लास का। ओके, हमने आपको 25 सवाल करवाए और ऐसे करवाए एकदम डिटेल से करवाए। अब इस 25 सवाल में कल से कोशिश करेंगे आपको जल्दी से करवाने का, ठीक है ना। आज फर्स्ट क्लास थी तो थोड़ा सा आपको समझाने में समय गया, लेकिन कल से हम ये फटाफट करेंगे। और इस 25 सवाल में आप कितने किए ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और आप कितने नहीं किए ये भी आपको कमेंट में बताना है। ये 2 काम आपको करने हैं। ओके, चलो मिलते हैं फिर कल। ऑल द वेरी बेस्ट।